प्रोसेसेस के चैप्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे वो मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है। तो मुख्तलिफ यहाँ फंक्शनैलिटीज़ हम देखेंगे। आप अगर ब्राउज़र की बात करें तो एक ब्राउज़र बेसिकली बाज़ औक़ात कोई एक प्रोसेस भी रन कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हैं और उस पर मल्टीपल टैग्स ओपन करते हैं तो वो सारे टैग्स बेसिकली आपकी इंडिविजुअल प्रोसेसेस होते हैं। नीचे अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ मल्टीपल टैग्स, जिस तरह ये वाला टैग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, सेकंड वन टैग अगर आप देखते हैं तो ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, ये आपको थर्ड प्रोसेस नजर आ रहा है एक ही ब्राउजर पे, और एक ही ब्राउजर पे एक फोर्थ प्रोसेस भी ओपन हुआ है। तो ये गूगल क्रोम ब्राउजर है जिसपे आप मल्टीपल प्रोसेसेस बेसिकली एक वक्त में रन कर सकते हैं। तो ब्राउजर एक आपको चाहिए, ब्राउजर मेन प्रोसेस है जो कि इन सब प्रोसेसेस को रन करने में मदद दे रहा है। ब्राउजर प्रोसेस मैनेजेस यूजर इंटरफेस। ब्राउजर प्रोसेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपको इंटरफेस प्रोवाइड करना, एंड डिस्क एंड नेटवर्क इनपुट आउटपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर एक और कंपोनेंट होता है जिसे रेंडर कहते हैं। रेंडर प्रोसेस रेंडर्स वेब पेजेस, डील्स विद HTML। आपके कंटेंट्स को सर्वर से एक्सट्रैक्ट करके लाना, ठीक है, रेंडर करना, वेब पेजेस को अंडरस्टैंड करना और आपके सामने एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में पेश करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेंडर। अब ये बेसिकली डील्स विद HTML, जावास्क्रिप्ट से डील करना आपके रेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A new render created for each website opened। जिस वेबसाइट को आप बेसिकली एक्सेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक नया रेंडर बेसिकली ओपन किया जाता है। आपके काफी सारे प्लगइन्स बाज़ औक़ात आपके ब्राउजर को किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए जरूरत होती है। रन टाइम पे कोई पेज ओपन नहीं हो रहा होता, किसी पेज पे कोई पर्टिकुलर वीडियो ओपन नहीं हो रही होती, तो आपको प्लगइन रन टाइम पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो बाज़ औक़ात एज अ होल अगर आप देखें तो ब्राउजर आपका मेन प्रोसेस है और ब्राउजर बहुत सारे सब प्रोसेसेस को एक ही वक्त में रन कर रहा होता है। इसके बाद अगर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम देखें तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ही सिस्टम पे जब मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं और वो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन करें। अब वो कम्युनिकेशन थ्रू मैसेजेस भी हो सकती है, वो कम्युनिकेशन थ्रू पोर्ट्स, थ्रू मेल बॉक्स भी हो सकती है। हम आगे से डिटेल से देखेंगे कि पोर्ट्स और मेल बॉक्स से मेरी क्या मुराद है और मैसेजेस से मेरी क्या मुराद है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ जाती है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आ जाती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेनली जब एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी बेसिकली उसके लिए यूज की जाती है। प्रोसेस विद इन अ सिस्टम मे बी इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग। या तो वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा या वो किसी दूसरे प्रोसेस की मदद कर रहा होगा, किसी दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया होगा। Now, reasons for cooperating processes, हमारे पास information sharing is one of the reason, computation speed up, modularity and convenience। ये चार basically reasons हैं जिसकी वजह से आप cooperation processes, आप किसी दूसरे process की मदद ले रहे होते हो। आप एक process अपने आप को complete करने के लिए, अपने task को complete करने के लिए कुछ cooperating processes का सहारा ले रहा होता है। Now, अगर हम inter process communication की बात करें तो हमारे पास एक शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट है, एक हमारे पास मैसेज पासिंग का कंसेप्ट है। अब हम डिटेल से देखते हैं कि शेयर्ड मेमोरी से मेरी क्या मुराद है और मैसेज पासिंग से मेरी क्या मुराद है। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको शेयर मेमोरी से रेलेवेंट भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और मैसेज पासिंग से रेलेवेंट भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये व्हाइट एरिया जो आपको नजर आ रहा है ये वो शेयर्ड मेमोरी है जो इस सिस्टम पे जितने भी प्रोसेसेस रन होंगे वो सारे के सारे ये मेमोरी यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर आप देखें पार्ट ए में तो प्रोसेस ए रन हो रहा है और प्रोसेस बी रन हो रहा है, और प्रोसेस ए और प्रोसेस बी इस शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे हैं बेसिकली। ना कर्नल का एरिया तो बेसिकली मैसेज पासिंग में भी होगा, शेयर्ड मेमोरी में होगा, क्योंकि इन प्रोसेसेस को इन्वोक करने के लिए हमें डिफरेंट रूटीन्स की जरूरत होगी और उन रूटीन्स के लिए हमें कर्नल लेयर के पास आना होगा। अगर आप मैसेज पासिंग में देखें तो मैसेज पासिंग में कोई शेयर्ड मेमोरी तो आपके पास है, एज अ होल आपके पास शेयर्ड मेमोरी ही होती है जहां आपके प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, लेकिन आपके प्रोसेसेस बेसिकली शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते।
आपके प्रोसेसेस एक दूसरे से मैसेजेस के जरिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब देयर इज अ क्यू, एक क्यू है जो कि मैसेजेस के लिए मेंटेन रखी जाती है। अगर प्रोसेस ए प्रोसेस बी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो प्रोसेस ए इस मैसेज क्यू में वो मैसेज प्लेस करता है और प्रोसेस बी इस मैसेज क्यू से वो मैसेज बेसिकली एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस तरह बेसिकली मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है और ये मैसेजेस बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इन मैसेजेस के थ्रू आप किसी दूसरे सब प्रोसेस को इन्वोक कर सकते हैं। इन मैसेजेस के थ्रू आप किसी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मैसेज क्यू आपको दिया जाता है, उस मैसेज क्यू में मल्टीपल मैसेजेस आ सकते हैं, डिपेंड करता है इस बफर के, इस क्यू के साइज पे। लेकिन जब भी प्रोसेसेस आपस में मैसेज पासिंग में कम्युनिकेशन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस ही पॉसिबल है। इनको हमने काफी डिटेल से देखना है, यहाँ सिर्फ एक आइडिया आपको देना था कि शेयर्ड मेमोरी में बेसिकली शेयर्ड मेमोरी के जरिए आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है और मैसेज पासिंग में आपकी कम्युनिकेशन मैसेज क्यू के जरिए हो रही होती है। जो भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेशन करना चाहता है वो मैसेज क्यू में अपना मैसेज प्लेस करता है और दूसरा प्रोसेस वहां से उस मैसेज को एक्सट्रैक्ट करके उस टास्क को कंप्लीट करता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को जहन में रखते हुए एक प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है जिसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम काफी डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली कोऑपरेटिंग प्रोसेस का पैराडाइम है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस को हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास प्रोड्यूसर प्रोसेस होता है जो कि मैसेज को ओरिजिनेट करता है। अगर आप प्रोड्यूसर प्रोसेस की बात करें तो प्रोड्यूसर प्रोसेस बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा। इन अदर वर्ड्स दो प्रोसेसेस की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, यानी हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ही की बात कर रहे हैं। एक प्रोसेस बेसिकली डेटा प्रोड्यूस कर रहा है किसी ऐसे प्रोसेस से शेयर करने के लिए जो उसे कंज्यूम करना चाह रहा है। तो यहां बेसिकली एक प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है जिसे हमने आगे डिस्कस करना है। तो प्रोड्यूसर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, यानी मैसेज ओरिजिनेट करेगा, और कंज्यूमर प्रोसेस उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है। यहाँ दो वेरिएशंस हमारे पास होती हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में। एक अनबाउंडेड बफर का कंसेप्ट आता है और एक बाउंडेड बफर का कंसेप्ट आता है। अनबाउंडेड बफर का मतलब यह है प्लेसेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन द साइज ऑफ द बफर। इट मींस कि आपके पास अनलिमिटेड बफर है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास किसी भी सिनेरियो में ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड बफर हो। लेकिन अनबाउंडेड बफर के केस में आपके पास अनलिमिटेड बफर साइज है। आप जितने भी मैसेजेस उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहें आप उस बफर में प्लेस कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अब अनबाउंडेड बफर के केस में प्रोड्यूसर नेवर वेट्स, प्रोड्यूसर प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर प्रोसेस जितनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहे, प्रोड्यूसर प्रोसेस जितने भी मैसेजेस जनरेट करना चाहे वो कर सकता है क्योंकि बफर साइज अनलिमिटेड है। और सेकंड पार्ट ये है कि कंज्यूमर वेट्स इफ देयर इज नो बफर टू कंज्यूम। कंज्यूमर एक ही केस में वेट करेगा अगर कोई कंज्यूम करने के लिए प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है, तो एक ही केस में वो वेट कर सकता है। तो अनबाउंडेड बफर के केस में प्रोड्यूसर प्रोसेस कभी वेट नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड बफर साइज है, अनबाउंडेड बफर है आपके पास। कंज्यूमर वेट्स इफ देयर इज नो बफर टू कंज्यूम। कंज्यूमर उस वक्त तक वेट करेगा जब आपके बफर में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी कंज्यूम करने के लिए, तो डेफिनेटली उसने वेट करना है इंफॉर्मेशन का। उसके बाद एक और कंपोनेंट है इसका, एक और बेसिकली बाउंडेड बफर का कंसेप्ट है। बाउंडेड बफर का मतलब यह है कि आपके पास बफर का साइज फिक्स होगा। जब आपके पास बफर का साइज फिक्स होगा तो प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ ऑल बफर्स आर फुल। जब बफर आपके पास फुल हो जाए तो डेफिनेटली आपके प्रोड्यूसर प्रोसेस ने वेट करना है उस वक्त तक जब तक आपका कंज्यूमर प्रोसेस कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम ना कर ले। तो प्रोड्यूसर को वेट करना है अगर आपका बफर का साइज फुल हो जाए तो।
कंज्यूमर डेफिनेटली वेट करेगा इफ देयर इज नो बफर टू कंज्यूम। कंज्यूमर दोनों केसेस में इसलिए वेट करेगा कि अगर कुछ कंटेंट्स हैं ही नहीं कंज्यूम करने के लिए तो डेफिनेटली उसने वेट करना है प्रोड्यूसर का कि प्रोड्यूसर प्रोसेस को इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे ताकि कंज्यूमर प्रोसेस उसे कंज्यूम कर सके। तो होपफुली आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम प्रोड्यूसर प्रोसेस कंज्यूमर प्रोसेस का पता चल गया होगा। इसमें दो वेरिएशंस हैं, एक अनबाउंडेड बफर और बाउंडेड बफर विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए ये प्रॉब्लम इसलिए ओरिजिनेट होती है कि प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं होते आपस में। अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज हैं तो फिर ये प्रॉब्लम बेसिकली ओरिजिनेट ही नहीं होती। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज अ क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम where one or more producer processes create data and one or more consumer process use that data or resources. These processes must be synchronized to prevent issues like producer consumer problem. तो इन processes को लाजमी synchronized होना पड़ेगा। यहाँ कुछ issues आते हैं, एक overriding data का issue आता है और एक रीडिंग एम्प्टी बफर्स का। अगर हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम सिंक्रोनाइज्ड नहीं है आपस में तो हमारे पास एक तो ओवरराइडिंग डेटा के इश्यूज आते हैं। व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस डेटा टू क्विकली, देखें प्रोड्यूसर प्रोसेस डेटा प्रोड्यूस कर रहा है और बफर में डाली जा रहा है और इसके बरक्स क्योंकि कंज्यूमर प्रोसेस के साथ प्रोड्यूसर प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो कंज्यूमर प्रोसेस उस तेजी से कंज्यूम नहीं कर पा रहा इंफॉर्मेशन को, तो इस वजह से डेटा ओवरराइड हो रहा होता है बफर में। तो प्रोड्यूसर प्रोसेस तो प्रोड्यूस किए जा रहा है डेटा, तो जब बफर आपका फुल हो जाएगा और प्रोड्यूसर प्रोसेस फर्दर इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता रहेगा तो डेफिनेटली वो पिछले पैकेट्स को, पिछली इंफॉर्मेशन को, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसे ओवरराइड करता रहेगा। होपफुली आपको ओवरराइडिंग डेटा की समझ आ गई होगी। रीडिंग एम्प्टी बफर्स, व्हेन अ कंज्यूमर ट्राइज टू कंज्यूम डेटा before the producer has created any, बाज़ औक़ात ये आपने जहन में रखना है कि क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो ये इश्यूज इस वजह से अराइज हो रहे हैं। अब रीडिंग एम्प्टी बफर में कंज्यूमर बेसिकली बफर को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्सेस कर रहा है कि उस मोमेंट पे आपके बफर में डेटा ही नहीं पड़ा, यानी प्रोड्यूसर ने अभी कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ही नहीं की और चूंकि आपका कंज्यूमर प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं है प्रोड्यूसर प्रोसेस के साथ तो वो एक ऐसे स्लॉट्स को कंज्यूम कर, बफर को कंज्यूम करने की कोशिश, प्रोसेस को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी तक ओरिजिनेट ही नहीं हुआ। तो बाज़ औक़ात आपके कंज्यूमर प्रोसेसेस को एम्प्टी बफर्स भी रीड करने पड़ जाते हैं और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, सेमाफोर्स की टेक्निक्स हैं, म्यूटेक्सिस की टेक्निक्स हैं और कंडीशन वेरिएबल्स हैं। ये टेक्निक्स हमने 7th चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। अब अगर हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में शेयर्ड मेमोरी को देखें तो शेयर्ड मेमोरी वो एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। जो प्रोसेसेस आपस में बेसिकली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो शेयर्ड मेमोरी वो एरिया होता है मेमोरी का जो कि बेसिकली वो प्रोसेसेस शेयर कर रहे होते हैं। The communication is under the control of user processes, not the operating system. So overall अगर आप shared memory में processes run हो रहे हैं तो वो यूजर प्रोसेसेस इसके कंट्रोल में होती है सारी कम्युनिकेशन। नाउ इन प्रोसेसेस के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ना होने की वजह से ओवरराइडिंग के भी इश्यूज होते हैं, जिसके ना होने की वजह से सिंक्रोनाइजेशन अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेसेस में नहीं है तो बाज़ औक़ात आपको डेटा भी ओवरराइड करना पड़ सकता है प्रोड्यूसर प्रोसेस को, और कंज्यूमर प्रोसेस बाज़ औक़ात एम्प्टी स्लॉट्स को रीड करने की कोशिश करता है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। हम डिटेल से सिंक्रोनाइजेशन को चैप्टर 6 एंड 7 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब अगर बाउंडेड बफर को हम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल देखें, कोडिंग एग्जांपल देखें, तो बाउंडेड बफर के केस में सबसे पहले हमने with the help of define प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने
एक बफर साइज बेसिकली सबसे पहले बताया कि 10 बाइट्स होना चाहिए, लेट्स सपोज। ये आप इनिशियली एज अ कांस्टेंट दे सकते हो, क्योंकि बाउंडेड बफर है तो बफर साइज हमारे पास लिमिटेड होता है, अनबाउंडेड तो है नहीं हमारे पास। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर यूज किया आइटम नाम का, और फिर उसका एक बफर की एक एरे डिक्लेयर की जिसका साइज हमने बफर साइज इसके अकॉर्डिंगली ही रखा। इन हमने बेसिकली उन मैसेजेस के लिए रखा है जो कि प्रोड्यूसर प्रोसेस जनरेट करेगा, और आउट हमने एक वेरिएबल रखा है। इन वेरिएबल हमने प्रोड्यूसर प्रोसेस के लिए रखा है कि जब वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा तो इन के वेरिएबल में इट्स जस्ट लाइक अ काउंटर। और आउट वेरिएबल कंज्यूमर प्रोसेस से रिलेटेड है कि जब कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूम करेगा इंफॉर्मेशन, तो उससे रेलेवेंट आउट का काउंटर बेसिकली इंप्लीमेंट होगा। इन कीप्स ट्रैक ऑफ द इंडेक्स वेयर नेक्स्ट आइटम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर प्रोसेस, एंड आउट कीप्स ट्रैक ऑफ द इंडेक्स वेयर द नेक्स्ट आइटम विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर प्रोसेस। अब अगर प्रोड्यूसर प्रोसेस का मेथड के फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो ये बेसिकली सारी डेफिनेशन है प्रोड्यूसर प्रोसेस की। सबसे पहले हमने आइटम, क्योंकि स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमने नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड में डेफिनेटली वो वैल्यू आएगी जो कि प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई बफर के फुल कर बफर का देखने के लिए कि आया वो फुल है या नहीं। जब भी प्रोड्यूसर प्रोसेस एक नया आइटम प्रोड्यूस करेगा, एक नया मैसेज ओरिजिनेट करेगा, नए इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि आया बफर तो फुल नहीं है। तो बफर के फुल के लिए ये कंडीशन है। अगर आप देखें तो इनकी वैल्यू इनिशियली 0 है, हमने पिछले स्लाइड पे देखी, तो 0 + 1 आपके पास 1 आ जाता है। 1 का मॉड जब आप 10, बफर साइज आपके पास 10 है, 1 का मॉड जब आप 10 से लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 इज इक्वल टू आउट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं है। इट मींस आपके पास बफर फुल नहीं है। जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो उस केस में आपका बफर फुल होगा। जब आपका बफर फुल नहीं है तो आप व्हाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और आपके कंपाइलर का कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाएगा। यहां आपने नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड में जो आइटम बेसिकली प्रोड्यूस किया होगा वो बफर के इन पे रखोगे। इन की वैल्यू क्या है इस मोमेंट पे, 0 वैल्यू है, तो बफर के 0 स्लॉट पे आपने फर्स्ट आइटम जो प्रोड्यूस किया है, फर्स्ट मैसेज जो प्रोड्यूस किया है, वो आपने रख लिया है। ये लास्ट लाइन बेसिकली इज जस्ट लाइक अ इन प्लस प्लस, ये काउंटर है। n इज इक्वल टू n + 1 मीन 0 + 1 1, 1 का मॉड 10 से लोगे 1 आएगा, तो इन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आप दोबारा लूप पे जाओगे और यहां अब इन की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0 थी, क्योंकि अब काउंटर ने 1 कर दी है, तो अब यहां आप 1 रिप्लेस कर दोगे। 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा। 2 का मॉड जब आप 10 से लोगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये इक्वेट नहीं करेगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये इक्वेट नहीं करेगा। जिस टाइम ये इक्वेट कर गया, इट मींस बफर आपके पास फुल है और आप फर्दर कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर प्रोसेस कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब आप दोबारा व्हाइल की बॉडी को छोड़ के नीचे आओगे और नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड आइटम अब कहां सेव होगा, अब बेसिकली इनकी वैल्यू 1 है, तो आप बफर के 1 पे, बफर एक एरे है जिसके फर्स्ट स्लॉट पे, 0 स्लॉट पे आप ऑलरेडी आइटम रख चुके हो, अब फर्स्ट स्लॉट पे आप आइटम रखोगे और उसके बाद काउंटर को दोबारा इंक्रीमेंट करोगे। 1 + 1 2, 2 का मॉड 10 से लोगे 2 आ जाएगा, अब इनकी वैल्यू 2 होगी, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। सिंपल कोड है जो कि प्रोड्यूसर प्रोसेस की फंक्शनैलिटी हमें बता रहा है। अब अगर कंज्यूमर के फंक्शन को हम देखते हैं तो कंज्यूमर के फंक्शन की डेफिनेशन बेसिकली उसके बॉडी में यहाँ एक्सप्लेन करते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले आइटम हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो उसका एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया नेक्स्ट कंज्यूम्ड। नेक्स्ट कंज्यूम्ड में वो मैसेज पड़ा होगा बेसिकली जो कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूम करेगा। यहाँ सबसे पहले कंज्यूमर प्रोसेस जब भी बफर से कोई कंटेंट कंज्यूम करने जाएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि बफर एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी के लिए उसे सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है व्हाइल के लूप में कि इन इज इक्वल टू आउट तो नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बफर एम्प्टी होगा। अब आपके कंज्यूमर प्रोसेस को वेट करना होगा तब तक जब तक प्रोड्यूसर प्रोसेस कोई कंटेंट जनरेट ना कर ले।
इन केस हम एज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा बफर एम्प्टी नहीं है, तो आप वाइल की बॉडी को छोड़ के नीचे आ जाओगे और बफर के आउट पे, आउट बेसिकली इंडेक्स है, जिस भी इंडेक्स पे कंटेंट कंज्यूम करने के लिए पड़ा होगा वो वैल्यू आप नेक्स्ट कंज्यूम को दे दोगे और नेक्स्ट कंज्यूम से कंज्यूमर प्रोसेस बेसिकली कंज्यूम कर लेगा। इज जस्ट लाइक अ काउंटर। नीचे आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन में कि आउट इज इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड बफर साइज। हम पिछली स्लाइड पे इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन वेरिएबल के लिए आउट वेरिएबल भी उसी की तरह बिहेव करेगा। तो होपफुली आपको कंज्यूमर प्रोसेस के फंक्शन की भी समझ आ गई होगी। नाउ व्हाट अबाउट फिलिंग ऑल द बफर्स। अब अगर आप देखें तो हमने बेसिकली काउंटर्स को मेंटेन करने के लिए कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंडीशन यूज की है। आप इजीली एक काउंटर वेरिएबल भी ले सकते हैं। इनिशियली काउंटर आपके पास 0 होगा। The integer counter is incremented by the producer। जब भी प्रोड्यूसर प्रोसेस एक नया एलिमेंट या कंटेंट या इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा तो वो इस काउंटर को इंक्रीज करेगा आफ्टर इट प्रोड्यूसेस अ न्यू बफर। The integer counter is decremented by the consumer after it consumes a buffer। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर प्रोसेस जब कोई नई इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करेगा तो वो काउंटर को इंक्रीज करेगा और कंज्यूमर प्रोसेस जब उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेगा जो कि प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन प्रोसेस ने प्रोड्यूस की थी तो वो बेसिकली साथ साथ काउंटर को डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड पे ये प्रोसेस कर चुके हैं। प्रोड्यूसर प्रोसेस को एक डिफरेंट तरीके से यहां डिपिक्ट किया गया है। यहां हमने बेसिकली काउंटर प्लस प्लस यूज किया हुआ है। पिछली स्लाइड पे हमने यही फंक्शनैलिटी यूज की थी। यहां सिर्फ एडिशनल एक काउंटर हमने इंक्लूड कर दिया है क्योंकि इन ऑलरेडी वाइल के लूप में यूज हो रहा था। तो एक काउंटर बेसिकली प्रोड्यूसर प्रोसेस अगर ये बताना चाहता है कि वो कितने कंटेंट्स कितने एलिमेंट्स इन प्रोड्यूस कर चुका है तो उसके लिए एक काउंटर हमने यहां बेसिकली यूज किया। वाइल काउंटर इज इक्वल टू बफर साइज। आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि बफर आपके पास फुल होगा। जब बफर आपके पास फुल होगा तो आपके प्रोड्यूसर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। इन केस अगर बफर आपके पास फुल नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर लाइन पे आओगे, जो आइटम आपने प्रोड्यूस किया होगा वो बफर के इन पे, इन इज बेसिकली द इंडेक्स, आप उस इंडेक्स पे वो आइटम रख दोगे और काउंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे। इसके बाद कंज्यूमर के लिए यही काउंटर हमने काउंटर माइनस माइनस करना है। तो ये सिंपल आउट बेसिकली उस पर्टिकुलर लूप के लिए था जो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी नजर आ रहा है। और काउंटर हमने बेसिकली इसके लिए कि कंज्यूमर जब भी कोई एलिमेंट कोई बफर का स्लॉट कंज्यूम करेगा सक्सेसफुली तो इस काउंटर को डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा और प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करेगा कोई आइटम तो इस काउंटर को इंक्रीमेंट किया जाएगा। बाज़ औक़ात प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हमारे पास रेस कंडीशन का एक इशू है जो कि ओरिजिनेट होता है। रेस कंडीशन को समझने के लिए यहाँ एक डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर शेयर अ कॉमन बफर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका प्रोड्यूसर प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस बेसिकली एक शेयर्ड बफर यूज कर रहा होता है। अब रेस कंडीशन किस तरह ऑकर होती है कि प्रोड्यूसर प्रोसेस ट्राइज टू ऐड एन आइटम, प्रोड्यूसर प्रोसेस आइटम ऐड करना चाहता है बफर में, while the consumer process is trying to remove an item from the buffer simultaneously। प्रॉब्लम वहां ऑकर होती है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेस एक ही वक्त में बफर को एक्सेस जब करें तो प्रोड्यूसर प्रोसेस ने आइटम को प्रोड्यूस करना था इसलिए उसने बफर को एक्सेस किया, कंज्यूमर प्रोसेस ने आइटम को कंज्यूम करना था। तो अगर ये दोनों प्रोसेसेस एक ही वक्त में बफर को एक्सेस करते हैं साइमल्टेनियसली विदाउट एनी सिंक्रोनाइजेशन तो हमारे पास रेस कंडीशन ऑकर होती है। लेट्स सपोज अभी प्रोड्यूसर प्रोसेस ने कंटेंट आइटम प्रोड्यूस ही नहीं किया और कंज्यूमर प्रोसेस उस आइटम को कंज्यूम करने के लिए आ गया, तो वो क्या कंज्यूम करेगा? डेफिनेटली उसे एम्प्टी स्लॉट मिलेगी। ये प्रॉब्लम क्यों ऑकर हो रही है? सबसे पहले इस प्रॉब्लम को क्या नाम देते हैं? रेस कंडीशन का। और ये प्रॉब्लम क्यों ऑकर हो रही है? क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सिंक्रोनाइज नहीं है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर उनमें सिंक्रोनाइजेशन होती तो कभी भी
ये प्रॉब्लम रेस कंडीशन वाली प्रॉब्लम ऑकर ही ना होती। हम नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन से अपने रेस कंडीशन की प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इसे सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि why was there no race condition in the first solution where at most n-1 buffers can be filled। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, क्योंकि यहां बेसिकली क्वेश्चन ओरिजिनेट नहीं किया गया, रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए वो सॉल्यूशन बताया गया है कि क्यों हम n-1 यूज करते हैं। अब n-1 है क्या? लेट्स सपोज कैपिटल N इज बेसिकली द साइज ऑफ द बफर। तो n-1 रूल आपको ये कहता है कि प्रोड्यूसर को इजाजत ही ना दो कि वो पूरे के पूरे बफर साइज को यूज कर सके। लेट्स सपोज अगर हमारे बफर का साइज कैपिटल N है, तो n-1 रूल आपको ये कहता है कि आप हमेशा n-1 स्लॉट्स प्रोड्यूसर को फिल करने दो, एक स्लॉट हमेशा फ्री रखो। तो अब इससे ये होगा कि कंज्यूमर को हमेशा एक एम्प्टी स्लॉट मिलती रहेगी, कंज्यूमर को एक स्पेस मिलेगी। कंज्यूमर को कुछ इंडिकेशंस हम कुछ कंट्रोल मैसेजेस के थ्रू बताएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर को एक स्लॉट हम फिल ही नहीं करने दे रहे। हमेशा कैपिटल N इज द फुल साइज ऑफ द बफर। n-1 रूल आपको ये कहता है कि प्रोड्यूसर को सिर्फ n-1 बफर यूज करने दो, एक स्लॉट हमेशा फ्री रहे। अब इसका फायदा क्या होता है हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे इसे काफी डिटेल से डिस्कस किया गया है। ओके, अब इसका फायदा क्या होगा? द बफर इज बेसिकली ये आपके पास n-1 रूल की इंप्लीमेंटेशन है। कुछ स्लाइड्स को थ्योरेटिकली स्किप इसलिए किया गया है क्योंकि मैं चाहता था कि हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे n-1 रूल को डिटेल से डिस्कस करें। अब n-1 रूल इसलिए इंप्लीमेंट किया गया है ताकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रोसेसेस को की सिंक्रोनाइजेशन की जाए, ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड हों। अब किस तरह सिंक्रोनाइज्ड होंगे? एक चीज आपने जहन में रखनी है कि प्रोड्यूसर प्रोसेस को सिर्फ n-1 स्लॉट्स ही एक्सेस करने दिए जा सकते हैं। अगर टोटल साइज लेट सपोज आपके पास बफर का साइज 10 है, तो सिर्फ 9 स्लॉट्स वो यूज कर सकता है। 9 स्लॉट के बाद वो एक सिग्नल जनरेट करेगा कंज्यूमर प्रोसेस की तरफ। कंज्यूमर प्रोसेस को ये बताएगा कि अब आप कंज्यूम कर सकते हैं। जब तक वो 9 स्लॉट्स में से कोई एक स्लॉट कंज्यूम नहीं करता, तब तक प्रोड्यूसर कोई और आइटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी बात को अब यहां डिस्कस करते हैं। यहां कुछ बफर बेसिकली कैपिटल N इज बेसिकली द साइज ऑफ द बफर। N इन वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, प्रोड्यूसर से रेलेवेंट, आउट वेरिएबल आपको नजर आ रहा है कंज्यूमर से रेलेवेंट। एक काउंट हमने दोनों के लिए, प्रोड्यूसर प्रोसेस के लिए भी रखा है कि जब वो प्रोड्यूस करे आइटम तो इसे इंक्रीमेंट किया जाए, और कंज्यूमर प्रोसेस के लिए भी रखा है कि जब वो कंज्यूम करे आइटम को तो इसे डिक्रीमेंट किया जाए। अब यहाँ आपको मुख्तलिफ सिग्नल्स नजर आ रहे होंगे। देखिए वेट का सिग्नल आपको कंट्रोल सिग्नल नजर आ रहा है, सिग्नल का कंट्रोल सिग्नल नजर आ रहा है, फिर आपको वेट का कंट्रोल सिग्नल नजर आ रहा है, फिर आपको सिग्नल का कंट्रोल सिग्नल। अब इसे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इन सिग्नल्स के मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहले व्हाइल लूप में प्रोड्यूसर के प्रोसेस के लिए एक व्हाइल लूप हमने लगाया और हमने ये देखा कि काउंट n-1 के बराबर तो नहीं है। अगर काउंट n-1 के बराबर है तो प्रोड्यूसर को प्रोसेस को कहो कि वो वेट करे, प्रोड्यूसर प्रोसेस को कहो कि वो वेट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी n-1 स्लॉट्स कंज्यूम कर चुका है। और n-1 रूल में तो हम n-1 स्लॉट्स ही कंज्यूम, एक प्रोड्यूसर प्रोसेस एक वक्त में n-1 स्लॉट्स ही कंज्यूम कर सकता है, तो उसे वेट करना पड़ेगा। अब अगर थोड़ा सा आगे हम जाएं और हम एक आइटम, लेट सपोज ये ट्रू नहीं है, अभी तक हमने n-1 स्लॉट कंज्यूम नहीं किए, तो उसके बाद हमें डेफिनेटली प्रोड्यूसर प्रोसेस को आइटम प्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाएगी। जब वो आइटम प्रोड्यूस करेगा तो लेट सपोज प्रोड्यूस आइटम का एक फंक्शन वो यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, और इस आइटम यानी आइटम को प्रोड्यूस करके बफर के इन पे वो रख देगा।
उसके बाद इनके काउंटर को वो इंप्लीमेंट कर रहा है व्हाइल लूप के लिए। हम पिछले स्लाइड पे इसे डिटेल से देख चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल एक सर्कुलर बफर ही बन रही होती है। काउंट का वेरिएबल हमने एक काउंटर बेसिकली यूज किया, जो जब हम कोई भी आइटम प्रोड्यूस करते हैं तो काउंट को एक इंक्रीमेंट कर लेते हैं। और जब भी हम कोई आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो हम साथ साथ कंज्यूमर को नोटिफाई कर देंगे। अब बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट है। जब ये हाईली सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट होता है तो इसमें प्रोड्यूसर प्रोसेस जब एक आइटम प्रोड्यूस करेगा तो साथ ही वो एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके कंज्यूमर प्रोसेस को बताएगा कि मैं आइटम प्रोड्यूस कर चुका हूं, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद कंज्यूमर प्रोसेस की फंक्शनैलिटी देखें। सबसे पहले कंडीशन इफ काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपके पास बफर एम्प्टी है। जब आपके पास बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर प्रोसेस इसके पास कोई आइटम ही नहीं है कंज्यूम करने के लिए, तो वेट का सिग्नल जनरेट होगा। कंज्यूमर प्रोसेस को कहा जाएगा कि तुम वेट करो, जब तक कोई एलिमेंट आइटम प्रोड्यूस नहीं हुआ प्रोड्यूसर प्रोसेस की तरफ से तो आपके पास कंज्यूम करने के लिए कोई आइटम नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इन केस अगर बफर आपके पास एम्प्टी नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे, जहां आपने जो आइटम बेसिकली कंज्यूम करना है बफर के आउट से वो आपने आइटम को असाइन कर दिया। उसके बाद आउट का काउंटर, क्योंकि आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हो एक आइटम तो आपने काउंट को डिक्रीमेंट करना है, और साथ साथ आपने सिग्नल भी जनरेट किया है। अब ये सिग्नल किसके लिए? प्रोड्यूसर प्रोसेस के लिए है। किसकी तरफ से है? कंज्यूमर प्रोसेस की तरफ से है। प्रोड्यूसर प्रोसेस को बताया जा रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर स्लॉट से एलिमेंट को कंज्यूम कर चुका हूं, अब वो स्लॉट आपके लिए फ्री है, आप वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो n-1 रूल में याद रखें कि प्रोड्यूसर प्रोसेस एक वक्त में n-1 स्लॉट्स पे ही एलिमेंट जनरेट कर सकता है। हर एलिमेंट को जनरेट करके उसने एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है जो कि कंज्यूमर प्रोसेस के लिए होगा। इसी तरह कंज्यूमर प्रोसेस जब किसी आइटम को कंज्यूम करेगा तो वो एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि प्रोड्यूसर प्रोसेस के लिए होगा कि अब आप एक और आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं। होपफुली आपको n-1 रूल की समझ आ गई होगी। पिछले दो स्लाइड्स बेसिकली थ्योरेटिकल थे, तो इसमें उन दोनों स्लाइड्स को कवर किया गया है। तो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बेसिकली मैसेज पासिंग के जरिए भी आप कर सकते हो। मैसेज पासिंग इज अनदर टेक्निक with the help of which multiple processes can communicate with each other. अब वो processes कैसे communicate करेंगे? send मैसेज के जरिए और receive मैसेज के जरिए। send एक मेथड है जो कि पैरामीटर में मैसेज लेके एज आर्गुमेंट मैसेज लेके जाएगा। रिसीव एक मेथड है जो कि एज आर्गुमेंट आपका मैसेज लेके जाएगा। द मैसेज साइज इज आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल, ये डिपेंड करता है। अब जब हम मैसेज पासिंग को देखें, इफ प्रोसेस P एंड Q विश टू कम्युनिकेट, अगर दो प्रोसेसेस हैं आपके पास, एक प्रोसेस P है और एक प्रोसेस Q है, और दोनों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपस में, तो सबसे पहले इन्होंने कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश करना है। देखें जिस तरह क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक नेटवर्क में, तो सबसे पहले क्लाइंट सेशन एस्टैब्लिश करता है सर्वर के साथ। इसी तरह जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो इनके दरमियान भी एक कम्युनिकेशन लिंक आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। जब ये लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद आप मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जब आप जाते हैं और इस पूरे कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, तो आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस सबसे पहले हम सामने रखते हैं और उसके बाद फर्दर स्लाइड्स में इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जहन में आता है कि लिंक्स कैसे एस्टैब्लिश होंगे। जाहिर बात है, दो प्रोसेस जब कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, तो लिंक एस्टैब्लिश करना होगा कम्युनिकेशन के लिए। वो लिंक्स एस्टैब्लिश कैसे होंगे? कैन अ लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन टू प्रोसेस? क्या एक ऐसा लिंक हो सकता है जो एक with more than two processes, जो दो processes से ज्यादा की communication करवा सके? How many links can there be between every pair of communication processes? इस एक लिंक कितने pair of communication processes के लिए enough होगा? What is the capacity of a link? लिंक की at least या at most capacity कितनी होनी चाहिए?
Is the size of a message that the link can accommodate fixed or variable? Is the link unidirectional or bidirectional? अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम जब मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, तो वहां हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर हम इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कम्युनिकेशन लिंक की, तो एक फिजिकल कम्युनिकेशन है और एक लॉजिकल कम्युनिकेशन है। फिजिकल कम्युनिकेशन की जब बात की जाती है तो हम नेटवर्क्स के एनवायरनमेंट को देखते हैं जहां डिफरेंट टर्मिनल्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। उसके लिए डेफिनेटली आपको शेयर्ड मेमोरी चाहिए होती है जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है, मे बी आपको हार्डवेयर बसेस चाहिए होते हैं, पूरा नेटवर्क का एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है। जब आप लॉजिकल कम्युनिकेशन पे आओ और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जब हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां हम लॉजिकल कम्युनिकेशन को प्रेफर कर रहे होते हैं। हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। हम दोनों को डिटेल से देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। फिर हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को देखेंगे और ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग को हमने डिटेल से देखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट लॉजिकल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और हमने वन बाय वन विद एग्जांपल्स इन्हें डिस्कस करना है। जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की आप बात करते हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में प्रोसेसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली। लेट्स सपोज सेंड का मेथड है आपके पास और रिसीव का मेथड है आपके पास। सेंड के मेथड में दो आर्गुमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी। सेंड मेथड क्या कह रहा है कि ये मैसेज सेंड करो किसको, प्रोसेस पी को। रिसीव मेथड आपको कह रहा है रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू। आप मैसेज रिसीव कर रहे हो किस प्रोसेस से, क्यू प्रोसेस से। तो दोनों में फर्क है, थोड़ा सा आपने देखना है कि सेंड मेथड आपको कह रहा है कि सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, मैसेज सेंड करो किसे, प्रोसेस पी को। रिसीव मेथड आपको कह रहा है कि रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू, आप रिसीव कर रहे हैं मैसेज क्यू प्रोसेस से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होंगी, लिंक आर एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ये चीज मैनेज करता है। जब भी दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली लिंक को एस्टैब्लिश किया जाता है। अ लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। मीन के P और Q अगर प्रोसेस हैं तो P और Q प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए किसी एक लिंक को डेडिकेट किया जाएगा और ये पर्टिकुलर लिंक किसी दूसरे पेयर ऑफ प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होगा। बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल बट इज यूजुअली बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। अब जब आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो याद रखें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मेल बॉक्सेस के थ्रू होता है। मेल बॉक्सेस आर बेसिकली पोर्ट्स के जरिए। अगर आप नेटवर्क से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो नेटवर्क्स में एक कंसेप्ट यूज होता है सॉकेट का, एंड सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी प्लस पोर्ट। तो यहां इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पोर्ट के जरिए होती है। तो मेल बॉक्स की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मेल बॉक्स मीन पोर्ट्स। Each mailbox has a unique ID. जब भी आप communicate, mailbox mean has a unique ID. It means एक पोर्ट नंबर आपको जनरेट करना होगा। जब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आप दो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होगा। प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे शेयर अ मेल बॉक्स। जो पोर्ट नंबर, जो मेल बॉक्स का आईडी आपने जनरेट किया होगा, वो प्रोसेसेस आपस में शेयर करेंगे, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अब जाहिर बात है जब हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो लिंक की प्रॉपर्टीज तो हमें डिस्कस करनी होंगी। लिंक एस्टैब्लिश्ड ओनली इफ प्रोसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स, यानी एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर या एक स्पेसिफिक मेल बॉक्स आईडी अगर प्रोसेसेस आपस में शेयर नहीं करेंगे तो लिंक आपका एस्टैब्लिश नहीं हो सकेगा। इसी पोर्ट के जरिए, इसी मेल बॉक्स आईडी के जरिए तो आपका लिंक एस्टैब्लिश होना है। अ लिंक मे बी एसोसिएटेड विद मेनी प्रोसेसेस। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन में लिंक जब भी एस्टैब्लिश होता था तो वो पेयर ऑफ प्रोसेस के लिए होता था। यहां बेसिकली लिंक एसोसिएट करता है मेनी प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोसेसेस
is with many processes, दो से ज्यादा processes भी उस particular link को use कर सकते हैं. Each pair of processes may share several communication links. Link may be unidirectional or bidirectional, जो हमने direct communication में भी चीज पढ़ी थी. अगर आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में ऑपरेशंस की बात करें तो वो कौन से ऑपरेशंस हैं? सबसे पहले हमने मेल बॉक्स क्रिएट करना है. क्रिएट अ न्यू मेल बॉक्स. मेल बॉक्स आईडी या आप उसे पोर्ट नंबर कह सकते हैं. जब आप पोर्ट नंबर या मेल बॉक्स आईडी क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप इस कैपेबल होंगे कि आप मैसेज को सेंड कर सकें या आप मैसेज को रिसीव कर सकें, और ये मैसेजेस आप मेल बॉक्स के थ्रू ही सेंड और रिसीव करोगे. जब हमारी मेल बॉक्स आईडी क्रिएट हो जाएगी, इन अदर वर्ड्स पोर्ट क्रिएट हो जाएगा, तो फिर हम सेंड भी कर सकते हैं मैसेजेस उस पोर्ट नंबर के अगेंस्ट और उस मेल बॉक्स आईडी के अगेंस्ट, और रिसीव भी कर सकते हैं. और इसी तरह हम उस पोर्ट नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं जब यूज हो जाए. Primitives are defined as, यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के हम किस तरह डिफाइन करेंगे? उसी तरह दो मेथड्स हैं हमारे पास. एक सेंड का मेथड है हमारे पास, एक रिसीव का मेथड है. सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स ए. अब यहाँ प्रोसेस की बात नहीं हो रही. आपने सेंड का मेथड क्या करेगा? इस मैसेज को मेल बॉक्स ए, इन अदर वर्ड्स पोर्ट नंबर पे के अगेंस्ट सेंड करेगा. रिसीव क्या करेगा? रिसीव अ मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए. तो रिसीव मेथड आपका इस मैसेज को रिसीव करेगा किससे? मेल बॉक्स ए के जरिए. मेल बॉक्स इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मेल बॉक्स शेयरिंग की जब हम बात करें तो P1, P2, P3 लेट सपोज 3 प्रोसेस हैं जो एक ही मेल बॉक्स के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं. P1 सेंड्स, P2 एंड P3 रिसीव. P1 सेंड कर रहा है मैसेजेस को और P2 एंड P3 रिसीव कर रहे हैं. हु गेट्स द मैसेज? अब ये डिफरेंट डिजाइन क्वेश्चंस हैं जिसे आंसर किया जा सकता है, और it basically depends on the implementer, जो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा है. इसका सोल्यूशन ये है कि allow a link to be associated with at most 2 processes. मे बी एक लिंक को आप दो with at most 2 processes के साथ बेसिकली एसोसिएट कर दें. ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोसेस के साथ ही एसोसिएट करें. Allow only one process at a time to execute a receive operation. आप सिर्फ एक ही प्रोसेस को, या तो आप एक ही प्रोसेस को allow करें जो कि रिसीव ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाए एक वक्त में. Allow the system to select arbitrarily, या अपने सिस्टम को allow करें कि वो arbitrarily रन टाइम पे ये डिसाइड करे कि कौन सा प्रोसेस मैसेज को रिसीव करेगा और कौन सा प्रोसेस मैसेज को रिसीव नहीं करेगा. तो ये काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर कि वो उस वक्त डिजाइन किस तरह कर रहा है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को. होपफुली आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी. इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. थैंक यू.